इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच पर उपस्थित पदाधिकारी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी उससे संबंधित कार्यकर्तागण, 100 साल पहले हम दोनों की शुरुआत हुई है। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ आपको बताने के लिए खड़ा नहीं हूं। तो दो समान स्तर के लोग मिलते हैं तो अपने अनुभवों का एक्सचेंज करते हैं। तो 100 साल के आप और 100 साल के हम, ऐसे दो यहां मिल रहे हैं। तो मेरा अनुभव मैं आपको बताऊंगा, मेरे बारे में संघ के बारे में बताऊंगा। 1925 सितंबर में शुरू हुआ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने। संगठन यानी केवल नेटवर्किंग नहीं है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, केवल इतना नहीं है। हम जब संगठन कहते हैं, संघ के लोग, तो उसमें 3 बातें रहती है। पहली बात है अपनापन, वो आधार है, उसके बिना संगठन नहीं होता है। संपूर्ण समाज के प्रति अपनापन। दूसरा, ये अपनापन ध्येय के कारण है। इस अपनेपन से, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका मेरा अपनापन का संबंध हो गया तो मुझे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं है, इसमें मिलने की बात नहीं। हम सब एक दूसरे के हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर एक भव्य कार्य संपन्न करना है, और वो है भारतवर्ष का परम वैभव। इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो स्वातंत्र्य सेनानी थे। क्रांतिकारकों में भी उन्होंने काम किया, राजनीति में भी काम किया, समाज सुधार में भी काम किया। सब अनुभव लेकर संघ उन्होंने शुरू किया। भारतवर्ष को बड़ा बनाना, इसके लिए जिम्मेवार हिंदू समाज है, क्योंकि जैसा कहा गया वो मूल है। भारत में हिंदू किसको कहा जाए? हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं है, हिंदू किसी खानपान के प्रकार का नाम नहीं है। सब पूजाएं, सब खानपान, सब भाषाएं, सब जात पात, सब प्रांत, इनको जो स्वीकार करता है। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, टॉलरेंस। केवल टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन, ये जो स्वीकार करता है वो हिंदू है। हिंदू के वैचारिक परंपरा में यही कहा गया है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। ये सब लोग भारत के ऐसे क्यों है? उनकी परंपरा है, ये आज की बात नहीं है। ये जब से इस देश में एक राष्ट्र जीवन शुरू हुआ, सनातन काल से, तब से यही है। और उसके आधार पर हमारी संस्कृति बनी है, अपनापन और एकता। अपनापन भी ये जोड़ा हुआ नहीं है, मूल में है। सबके अंदर एक ही तत्व है, उसके कारण हम एक दूसरे के हैं। उसका नाटक नहीं करना पड़ता, रियलाइज करना पड़ता है ऐसा है, तो अपने आप वो अपनापन आता है। ये हमारी संस्कृति है, और ये संस्कृति भारत में विकसित हुई क्योंकि भारत उस समय समृद्ध तो पहले से है, आज भी है। नेचुरल रिसोर्सेस की कमी कुछ नहीं है, जनसंख्या कम थी, इसलिए जीने के लिए स्पर्धा नहीं थी। परिश्रम करो, खाओ। बाहर से भी कोई आया तो इतने लाख लोग खा रहे तुम भी खाओ, इतने करोड़ खा रहे तुम भी खाओ, झगड़े की नौबत ही नहीं। और हिंदू कुश से लेकर आराकान तक बर्फीली पहाड़ियां चारों ओर, और बाकी सीमा सागरी सीमा। तो बाहर से किसी आक्रामक के आने का सवाल ही नहीं।
और इसलिए युद्ध की भी बात नहीं। फिर समृद्धि भी है और फुर्सत भी है, तो हमने बहुत खोज किया, सुख के लिए सब जीते हैं, सुख कहाँ मिलेगा। हमारे ध्यान में आया सुख अंदर है। अंदर कहाँ है? तो जहां ये सोर्स है वहां जो है, कोई कहते हैं आत्मा, कोई कहते हैं शून्य, कोई कहते हैं जड़ है, कोई कहते हैं चेतन है, लेकिन वस्तु तो एक ही है, वो सब में है। तो वो हमें मिल गया। तो ये हम ऐसे बने हैं, इसका कारण भी हमारा देश है, हमारी मातृभूमि। इसलिए उसकी भक्ति, जैसे माता पोषण भी देती है, संस्कार भी देती है, वैसे इस मातृभूमि ने हमको हमारा पोषण भी दिया, हमारा स्वभाव दिया। तो इसके लिए जीना मरना, इसके संस्कृति के लिए जीना मरना। और हमारे इतिहास में हम जिनको याद करते वो सब लोग ऐसे, उनका गौरव हम सबके मन में है। वो जो हमारे प्राचीन काल से चलते आए हुए पूर्वज है, वो देश के किसी एक भाग में हुए, एक भाषा बोलने वाले थे, किसी घर में उनका जन्म हुआ था, उसको जात पात हम चिपकाते हैं तो है, परंतु उन्होंने जो काम किया वो सारे देश के लिए। और देश की संस्कृति जो सिखलाती है वसुधैव कुटुंबकम, उस भाव से किया। इसलिए उनका स्वीकार पूरे देश में है। तो समान पूर्वजों के गौरव के कारण हमारे आदर्श समान बने, हमारी संस्कृति समान है, हमारी मातृभूमि समान है। जो इसको मानता है उसको लोग हिंदू ही कहेंगे, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग है, पूजाएं अलग अलग है, भगवान के बारे में कल्पना अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के कारण अलग अलग है, लेकिन हम सब एक राष्ट्र के अंग है। तो भारतीय हम कहते हैं तो उसका कंटेंट ये है, और इस कंटेंट को एग्जैक्टली बताना है तो दूसरा शब्द नहीं है, हिंदू है। तो कुछ लोग आर्य कहते हैं, कुछ लोग भारतीय कहते हैं, ये सब सिनोनिम्स है, लेकिन कंटेंट के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसकी है। तो मैं हिंदू हूं तो मेरी है। भारतोद्भव पंथ संप्रदायों को दूसरा देश नहीं है, यही देश। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए उस हिंदू समाज को संगठित करने का काम संघ करता है। हिंदू का अर्थ अमुक पूजा करने वाला, अमुक मान्यता रखने वाला ऐसा नहीं है। भारतवर्ष का मातृभूमि के नाते जो भक्त है, जो ये जो सबको अपनाने वाली संस्कृति है, उस संस्कृति के मूल्यों पर जीने का प्रयास करता है, और जो अपने आप को उस सारी परंपरा का पूर्वज मानता है। जैसे हम संघ में एकात्मता सूत्र सुबह कहते हैं, तो हमारा ज्ञान निधि क्या है, यानी हमारे पूर्वजों से जो हमको ज्ञान मिला है अभी तक, तो उसका संग्रह क्या है। तो हम कहते हैं चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा, वेद पुराण उपनिषद, रामायणम, भारतम च, महाभारत, गीता, सदर्शनानि च, सभी दर्शन, जैनागमा, त्रिपिटका, गुरु ग्रंथ, शतांगिरा, जैनों के आगम, बौद्धों के 3 पीठक, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और संतों की सब वाणी, एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। तो भारतवर्ष में निकलने वाली सारी विचारधारा इसमें, ये हमारा कॉमन हेरिटेज है, ये हमारा हेरिटेज है, ये मानते हैं। तो अपने देश में कोई ईसा मसीह को मानने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला होगा तो भी हेरिटेज तो उसका ये है। पैगंबर साहब को मानने वाला, कुरान को मानकर चलने वाला, लेकिन इस हेरिटेज को मानने वाला है, तो भी हिंदू होता है। हिंदू ये हमारी पहचान का नाम है। हमारा हिंदुस्तान है। इंग्लैंड में जैसे इंग्लिश लोग रहते,
जर्मनी में जर्मन लोग रहते, हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू लोग रहते, भारत में भारतीय लोग रहते, भारतीय हिंदू एक ही बात। तो ये रिस्पॉन्सिबल है अपने देश के लिए, तो उसकी क्वालिटी जब तक बनती नहीं तब तक देश का भाग नहीं बदलता। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक होते हैं, ये बदल के कारण नहीं होते। भाग्य परिवर्तन का पुरुषार्थ तो पूरे समाज की गुणवत्ता पर निर्भर, और इसलिए अपने एक एक व्यक्ति के मन में अपना व्यक्तिगत चारित्र्य कैसा हो और अपना राष्ट्रीय चारित्र्य कैसा हो ये स्पष्ट चाहिए, वैसा उसने करना चाहिए। अब ये भाषण करूंगा तो विषय आपके समझ में आएगा, आप भी बोलेंगे दूसरों को, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कर सकने के लिए आदत होनी चाहिए। सब काम आदत से हो। किसी भी बात में आपको एक्सेल करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो विचार है इसकी प्रैक्टिस करना है। संघ ही है, ये विचार भी नया नहीं, क्योंकि संघ ने खोजा हुआ विचार नहीं, अपने देश में चलता आया विचार है। सभी संतों का यही उपदेश है, सभी महापुरुषों का यही उपदेश है। आप गांधी जी को लीजिए, आप विवेकानंद को लीजिए, आप सुभाष बाबू को लीजिए, आप डॉक्टर अंबेडकर साहब को लीजिए, किसी को भी लीजिए, दे हैव रिकमेंडेड द सेम थिंग। शब्द अलग अलग है, लेकिन ये करना कैसे, उसके लिए आदत लगाने की मेथोडोलॉजी जो है उसका नाम संघ है, आरएसएस उसका नाम। रोज 1 घंटे की शाखा हम करते हैं। 1 घंटे की शाखा में आने से क्या मिलेगा कोई नहीं पूछता, पूछता है तो मैं तो जवाब देता हूं सीधा, मिलेगा कुछ नहीं, तुम्हारा जो है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो आओ। क्योंकि हम ऐसे लोग कैसे तैयार करते हैं, तो मेथोडोलॉजी में पहली बात है कि इस काम के लिए कोई सेल्फिश इंसेंटिव नहीं है, देने के लिए आओ। आधार है अपनापन, ये अपना देश है, ये अपना समाज है, ये धर्म संस्कृति सब अपना है, इसको ठीक करना है, इसको बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने में किसी का अकल्याण नहीं है, क्योंकि ये धर्म संस्कृति देश मानता है कि पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। तो कोई यूरोप का देश बड़ा होता है तो विश्व युद्ध होता है, भारत बड़ा होगा तो दुनिया में सुख और शांति आएगी। जब जब भारत बड़ा था ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। इसलिए इस अपनेपन के आधार पर आना, 1 घंटा बाहर की बात भूल जाना, दाल आटे के भाव वगैरह सब भूल जाना, इकोनॉमी कैसी चल रही छोड़ दो, पॉलिटिक्स क्या कहता है छोड़ दो। यहां जो मेरे साथ खड़े हैं वो भारत माता के पुत्र यानी मेरे भाई है, इनके साथ मैं भारत माता की भक्ति के गीत गाऊंगा, हमारे महान पूर्वजों की कथाएं सुनूंगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, खेलूंगा, मातृभूमि की धूल में लोटपोट होऊंगा। 1 घंटे में जैसे आप दिन भर में एक बार कम से कम मोबाइल चार्ज करते हो, वैसा वो 1 घंटा 23 घंटे के लिए चार्जिंग का काम करता है। और इसलिए कोई संकट आता है तो स्वयंसेवक को बताना नहीं पड़ता कि जाओ, वो खुद होके दौड़ता है। उसको हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया है, लेकिन उसको यह ट्रेनिंग दिया है कि अपना समाज है, संकट में है, सब बातें छोड़ो, तुम दौड़ो। तुम संकट में हो तो भी दौड़ो। तुम्हारा व्यक्तिगत संकट ये छोटी बात है, बड़ा संकट है उसमें, उसको लड़ने उसमें लड़ने के लिए ये हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसा स्वभाव बनाते हैं, वो स्वभाव भाषणों से नहीं बनता। एक तो ये प्रैक्टिस है और इसे जीवन जीने वालों की परंपरा है। आज संघ बड़ा हो गया, प्रसिद्धि हो गई, इसलिए आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन आज जो संघ के लगभग 60-70 लाख स्वयंसेवक होंगे, वो उसमें बहुत सारे ऐसे ही है
और जो ऐसे नहीं है वो ऐसा होने का प्रयास करने वाले। और ये सब ऐसे क्यों है? तो डॉक्टर हेडगेवार के समय से दिस इज अवर रोल मॉडल। और इसमें हमको कुछ ऐसा लगता नहीं कि हमने बहुत तीर मारा है, आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द संघ के लिए और मेरे लिए कहे। तो हमको तो संकोच होता है सुनकर, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि अपने समाज का प्रत्येक आदमी ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमारा काम। इसलिए हम प्रसिद्धि नहीं करते। प्रसिद्धि होनी है तो देश की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए। कल ये सारे अच्छे काम और देश का जो भला होगा वो संघ के खाते में लिखा नहीं जाना चाहिए। इतिहास ने ये कहना चाहिए कि भारतवर्ष में एक ऐसा समाज खड़ा हुआ जिसने अपने देश को सिरमौर देश बनाया। इसमें हमारी सफलता है। इस प्रकार का ये संगठन है। काम अब संगठन केवल इतना करता है, एक मुद्दा ये क्लियर मैं कर देता हूं कि संघ केवल इतना ही काम करता है और कुछ नहीं करता है। संघ की केवल शाखा है, संघ के स्वयंसेवक। बाकी सब जो दिखता है आज, बहुत सारे सेवा काम करते हैं, 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े प्रकल्प पूरे देश में अपनी चमड़ी घिसकर अपना दमड़ा खर्चा करके, और कम पड़ा तो समाज से लेके हम चलाते, सरकारी पैसा नहीं लेते। ऐसे हर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक काम करते और एक वहां मॉडल प्रस्थापित करते। ये सारा स्वयंसेवकों का है, स्वयंसेवक संघ के है। बाकी ये सारा जो है एक एक संगठन अलग स्वतंत्र स्वायत्त है। कुछ लोग कहते हैं वैसा कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उस पर हमारा नहीं है। हमने स्वयंसेवक को दृष्टि दी है, ट्रेनिंग दिया है, विचार दिया है। अब तुम जाके अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को इंडिविजुअली नहीं, अपने इस बात को सिद्ध करो मैं कैसे बना हूं। तो वो स्वतंत्र है करने के लिए और स्वतंत्र रूप से करता है। अब स्वयंसेवक है, दोस्त है, हम लोग अपने वाले हैं, सब अपनेपन के कारण तो बातचीत होती है, सलाह मशवरा देना चलता है। काम अच्छा है और मदद के लिए बुलाते तो मदद करते, और वो सबको करते, केवल संयोजकों को नहीं करते। इसलिए ये देख के, ये जो स्वयंसेवक चमत्कार कर रहे हैं उसको देख के संघ को नहीं समझना। संघ को समझना है तो संघ की शाखा देखना, संघ का स्वयंसेवक देखना, और हो सके तो संघ में आकर संघ का अनुभव ले। क्योंकि चीनी कितनी मीठी है इस पर भाषण बहुत हो सकते हैं। केमिस्ट बोल सकता है, फिजिसिस्ट बोल सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट बोल सकता है, परंतु एक चम्मच खाने से पता चलता है चीनी कितनी मीठी। ऐसे संघ भी भाषणों से पूरा समझ में नहीं आता, पुस्तकों से पूरा समझ में नहीं आता, उसके अनुभूति से तुरंत पता चल जाता है। Sir, the Sangh has given a huge amount of talent to India that many ministers, chief ministers, people of accountability, or decision makers are from the Sangh or have been trained by the Sangh. And they have proved to be very effective, transparent, honest, and decisive leaders that are selflessly serving the nation. They practice both tolerance and inclusion. So if I take a corporate analogy to this, I would say it is the best talent training ground in India and in the world. So, what do you do to imbibe such discipline, such restraint, such clarity of thought, humility and decisiveness, yet instill in each one of them such a strong sense of patriotism and nationalism? Thank you. उसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया। ये सारी बातें अपनेपन से आती है। हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा स्वयंसेवक संघ का काम नहीं करता है, अपना काम समझ के समाज का काम करता है। तो कहता है कि संघ का भी नाम होने की जरूरत, समाज का नाम होना अपना है। उसके लिए हम वी एक्सरसाइज ऑल द एक्सलेंस, हमारा कमिटमेंट रहता ही है। तो मूल ये बात है, देश अपना है, समाज अपना है,
अब समाज में विरोध करने वाले भी होते हैं, सब ये सब होने के बावजूद ये सब अपने हैं। ये अपनापन ये काम करता है कि जो काम कर, जैसे ऐसी भक्ति, ये भक्ति है, प्रेम है, भक्ति है। भगवान की भक्ति हम करते हैं, पूजा भगवान की जब करनी है तो सब बर्तन चकाचक मांज के फिर पूजा करते हैं। तो भगवान हमको कोई उतरने वाला नहीं है पूजा घर से कि ये बर्तन गंदा है हटाओ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। भगवान के लिए फूल चुनते हैं तो फूल तोड़ के लाते ताजे, अच्छा फूल है एक ही बार किसी ने सूंघा है नहीं चलेगा। ये सारी जो बातें आती है उस अपनेपन से ही आते हैं। और फिर इसमें जो फिजिकल क्वालिटीज आवश्यक है एक्सीलेंस के लिए, वो हमारे कार्यक्रम है। शाखा में 1 घंटे के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें व्यवस्थितता, टीम वर्किंग और अनुशासन, इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड दी मीन्स विच आर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग मनी, ये सब हम करते हैं। तो वो कैसे करना उसका ट्रेनिंग होता। तो मुड़ना है तो कम से कम परिश्रम में पूरा कैसे मुड़ना, चलना है तो कम से कम परिश्रम में ज्यादा लंबा कैसे, छोटे छोटे खेल है वो आपको टीम वर्क सिखाते हैं, वो ऐसी कुछ क्वालिटी, रेजिलियंस, ये सब सिखाते हैं। ये नित्य का ट्रेनिंग होता है। तो उसका मेंटल मेकअप और फिजिकल मेकअप जो काम हाथ में लिया उसके लायक बनते चला जाता है और उसकी डेली प्रैक्टिस उसको फिट रखती है। तो ऐसे जो जुड़े रहते हैं वो अपने क्षेत्र में चमकते हैं। धन्यवाद सर। रेगुलेशन तो वहां से है। आई थिंक एक क्वेश्चन मंच से है, अभ्युदय जी। भागवत जी, वो कौन सी सिद्धांत है, वो कौन सी वैल्यूज है जो आप चाहेंगे कि हमारा एसोसिएशन, हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स अपनाएं, जिन्होंने संघ को इतनी सफलता दी है? तो आप लोगों को आर्थिक क्षेत्र के बारे में मैं कुछ बताऊं इसका अधिकार नहीं रखता, लेकिन अपनी परंपरा में क्या है मैं बताता हूं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो मैं मेरा ऐसा हम करते रहते हैं ना, है नहीं किसी का वास्तव में। खुले हाथ आदमी आता है, खुले हाथ जाता है, ये सब उसका बनाया हुआ है। और सबसे बुद्धिमान प्राणी, सबसे कर्तृत्व संपन्न प्राणी के नाते मनुष्य को इसको ठीक से मैनेज करना है, ट्रस्टी के नाते। और इसलिए सबको देने के बाद उपभोग करो। कमाने पर बंदी नहीं है अपने यहां, कमाना रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड, इट इज ऑब्लिगेटरी। वो पुरुषार्थ है, कर्तव्य है। कुछ आदमी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गृहस्थाश्रम वगैरह छोड़ के सीधा संन्यास में जाते हैं, लेकिन रेगुलर वे जो है वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, बाद में संन्यास। तो गृहस्थ में कमाना ही है और कमाकर सबका पालन करना है। दोनों हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। इसलिए गृहस्थ कमाता है और रोज कमाई का खाता है, लेकिन उसका खाना वो शुरू करता है, उसके पहले उसको 6 जगह खाना खिलाना होता है। गौग्रास देना पड़ता है, पंछी को देना पड़ता है, कुत्ते को देना पड़ता है, कीट पतंग को देना पड़ता है, और अपने गांव में कोई भूखा है क्या खोजना पड़ता है तो उसको घर बुलाकर बिठाकर खिलाना पड़ता है। उसके बाद उसने भोजन करना है। ये हमारी परंपरा है। अब जमाना बदलता है, सिविलाइजेशन बदलता है, कितना कैसे कर सकते हैं सोचना चाहिए। इसका फॉर्म बदलता है लेकिन स्पिरिट ये पहला सूत्र है। हमने कितना लेना उसके बारे में बताया है। यावत भ्रियेद जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। जिससे आपका पेट भरेगा उतना खुद के लिए दो। अब पेट भरेगा मतलब जीवन चलेगा। तो जीवन में नेसेसिटीज है। गृहस्थ के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा
अतिथि सत्कार, ये 6 कर्तव्य है। तो ये 6 कर्तव्य ठीक ठाक हो जाए, इसका मेरे लिए, मेरे अपने परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए अभाव न रहे, इतना अपने पास रखना, उसका खर्चा करना। और समाज में एक प्रतिष्ठा होती है कम ज्यादा, उसके अनुरूप हम रह सके तो नेसेसिटीज देनी ही चाहिए, वो कर्तव्य है। और कुछ ऐसी क्या कहेंगे एक्सपीडियंसी रहती, सोशल एक्सपीडियंस, उसको भी पूरा करना चाहिए। लग्जरीज में नहीं जाना चाहिए, लग्जरीज से बचना चाहिए, ये अपने लिए रखना है। तो कमाना भरपूर है, पहले कमाई का साधन कृषि ही था, तो हमारे लिए आदेश था अन्नम बहुकुर्वीत। अब अन्न उस समय का प्रोडक्शन है, हमारे देश में भरपूर प्रोडक्शन होना चाहिए, ये बेसिस है इकोनॉमी बड़ी करने का। जो स्वयं का जिनका प्रोड्यूस है उनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, आजकल हम उसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। सब मामलों में हमारा देश प्रोड्यूसर बनना चाहिए, और प्रोड्यूसर सब लोग बनने हैं तो मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय मासेस करना पड़ेगा। हर एक आदमी बनाए, जॉब में कम लोग रहेंगे, सर्विसेज में कम लोग रहेंगे, प्रोड्यूसर्स ज्यादा रहेंगे। तो कारपोरेट कल्चर तो बाद में आया, लेकिन हमारे यहाँ पर छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे लोग बहुत बड़ी चीजें बनाते थे जो एक्सपोर्ट होती थी, और आज हम उनकी कीर्ति गाते हैं। ढाके की मलमल कौन बनाता था? कोई बड़ी मिल्स नहीं थी, बुनकर बनाते थे। वो जंग न खाने वाला लोहा यहाँ कुतुब मीनार के पास भी स्तंभ है, 8 लोग उठाकर ले जा सकते और 32 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी लोहे की भट्टियां वो लोहा तैयार करती थी जिसकी सानी आज के कंप्यूटराइज्ड फैक्ट्री मशीन्स भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जमाना बदल गया, कारपोरेट आ गया है, तो इसमें कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें अगर हम ध्यान रखते हैं, मेन सूत्र 2 है, अपने लिए इतना रखो, और हम सब इस संपत्ति के ट्रस्टी है, भगवान का सब है, सबके लिए है, सबके लिए मिलने के बाद मैं भी लूं, ऐसा अपने आप को रखना। ऐसा करते हैं तो हम विश्व के अर्थनीति को एक नया मोड़ देने की आवश्यकता है, वो हम दे सकते हैं। नहीं तो उस अर्थनीति से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, गरीब अमीर की दूरी बढ़ती है, ऐसा अनुभव ले रहे हैं हम लोग, दोनों प्रकार की, सोशलिस्ट हो या इंडिविजुअलिस्टिक हो। तो तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता हमारे पास है, और सौभाग्य से आप जैसे कर्तृत्व संपन्न लोग आर्थिक क्षेत्र में है, तो ये आज के जीवन में ट्रांसलेट करके उसका नया मॉडल कैसे देना, इसको सोच के करना चाहिए। धन्यवाद। आई थिंक आपने ठीक ही कहा था कि अगर भारत विकसित बनता है तो इससे विश्व का भला होगा। And we have the mic. Mr. जिंदल। भागवत जी, मैं समझना चाहूंगी संघ में महिलाओं की भूमिका क्या है? संघ की शाखा में महिलाएं नहीं आती, आ गई तो बाहर में रखती, प्रार्थना में वो खड़ी होती लाइन में। लेकिन 1933 से संघ जैसा ही संगठन एक महिलाओं के लिए चला है। तब डॉक्टर हेडगेवार को पूछा था उनकी जो फाउंडर थी उस संगठन की, कि आप पूरे हिंदू समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं, 50% तो आउट है अभी। तो उन्होंने कहा कि 50% में हम काम करने जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता अभी किशोर तरुण है, पहले ही बदनामी होने लगेगी, तो ये काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई महिला करेगी तो पूरी मदद मैं करूंगा। तब से उनको हमारी पूरी मदद है, उनकी हमको पूरी मदद है, हम पैरेलल चलना है, मिल नहीं जाना है, ये तय है।
जिस दिन वो कहेंगी कि ये हमसे बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होगा हमसे, तब हम इसमें उतरेंगे शाखा के बारे में। लेकिन स्वयंसेवक जो जो करते हैं उसमें महिलाएं पुरुष सब है, सेवा से लेकर तो राजनीति तक। आज ही स्वयंसेवक जिस पार्टी में है उसकी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बनी आपको मालूम है। तो ये है। और संघ में, प्रत्यक्ष संघ में हमारा कार्यकर्ता काम कर सकता है क्योंकि उसकी गृहिणी, उसकी माताजी, उसकी बहन संघ के कार्य को समझती है और उसको सपोर्ट करती है। इसी के लिए हम लोग प्रचारक है, घर वर छोड़ दिया है, कमाई करनी नहीं है, नियमतः विवाह करना नहीं है। तो जब तक ऐसी माता बहनें समाज में नहीं होगी जो इस अर्थ में संघ की होगी, हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको भोजन नहीं मिलेगा। संघ पर संकट जब जब आए तब स्वयंसेवकों की बराबरी से इन सारी माता बहनों ने भी बराबरी का हिस्सा अंडरग्राउंड कार्य को आगे बढ़ाना, संघर्ष जीतना, इसके लिए निभाया है। और अब 100 साल का संघ हो गया तो कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं कि हमारा कार्यकर्ता बैठा वहाँ घर में, तो वो हम जैसे उसकी जांच पड़ताल करते, काम ठीक कर रहा है कि नहीं, वैसी वो कर सकती है। तो प्रत्यक्ष संघ कार्य में उनका योगदान पीछे से है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि शारीरिक कार्यक्रम वगैरह ये सारी बातें हैं तो वो थोड़ा देख के करना पड़ता है। तो उनके लिए, इसके लिए अलग संगठन है, बाकी सब कामों में हम सब लोग साथ में हैं। सर, एक सवाल हमें काफी लोगों से आया क्योंकि हमने सबको पूछे थे सवाल। तो एक सवाल ये आया कि संघ का देश के लिए इकोनॉमिक विजन क्या है? बिकॉज दुनिया से कितना हम लोग जुड़े, कितना हम लोग खुद बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कितना यूज करें, तो ये आई थिंक काफी लोग जानना चाहते हैं आपसे। तो एक बात मैंने बताई आपको, हमारा देश जनसंख्या वाला देश है, तो हमारे यहाँ हर हाथ को काम चाहिए, नहीं तो जो खाली हाथ है उनको गलत कामों में इस्तेमाल करने वाले भी कम नहीं है दुनिया में। इसलिए प्रोडक्शन बाय मासेस को देखना चाहिए, विकेंद्रित उत्पादन। अब उत्पादन बहुत होगा तो सस्ता ही होगी, तो कंपटीशन फिर मुनाफे की नहीं रहेगी, कंपटीशन क्वालिटी की होगी, जैसे पहले होता था, है ना। कन्नौज का गुलकंद फेमस हो गया, कन्नौज का गुलकंद, क्योंकि गुलकंद तो सब बना सकते और मिलता भी था, लेकिन फिर क्वालिटी की कंपटीशन रहेगी। दूसरा है कि संयमित उपभोग, क्योंकि उपभोग की अति मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है, हम देख रहे हैं। तो भरपूर उत्पादन, विकेंद्रित उत्पादन, संयमित उपभोग, ऐसा करने से एक्सेलेंस। तीसरी बात है कि पर्यावरण के प्रति मित्र बनने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को बुद्धि है, साइंटिस्ट है मनुष्यों के पास, वो नई नई खोज करेंगे। वो ज्ञान में इतने डूब जाते हैं कि उस ज्ञान का उपयोग कौन क्या करेगा उनको भान नहीं रहता। तो उन्होंने खोजा, प्रसिद्ध हो गया, तो उपयोग करने वाले मिलेंगे। तो इकोनॉमी का फेस ह्यूमन चाहिए, टेक्नोलॉजी का फेस ह्यूमन चाहिए, और एथिक्स के आधार पर उसका उपयोग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ गई इसलिए रोजगार कम हो गया, ऐसा नहीं करना है। और टेक्नोलॉजी इकोलॉजी फ्रेंडली होनी चाहिए, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसी हमको करनी पड़ेगी। ये सारे आज के इकोनॉमी के कंसर्न्स हैं सर्वदूर। बाकी बहुत ज्यादा हम डिटेल्स में जाते नहीं, क्योंकि हर जमाने में उस जमाने के अनुरूप इकोनॉमिक व्यवस्था बनानी पड़ती है। फंडामेंटल से पक्के रहे, उसका रूप क्या होगा वो एक अलग बात है।
तो ये किसी पोथी के आधार पर नहीं चल सकता, इसका विचार हर 10 साल के बाद नया करना पड़ता। तो उस प्रकार करना, आज आप पूछ रहे तो मैं थियोरटिकली कुछ बताऊंगा, मुझे करने की बारी जब आएगी तब मैं सोचूंगा कि करना क्या है। वैल्यूज पक्की है, बेसिक्स पक्के है, उसको अब अप्लाई कैसे करना ये उस समय का तरीका होता है। इसलिए उसको हम डिफाइन करने से संघ के लोग बचते हैं। लेकिन आज जो आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे स्वयंसेवक, मजदूर संघ में, बीजेपी में, वो उसको डिफाइन करते हैं। थर्ड वे नाम की एक किताब है, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने लिखी हुई, यहाँ नए कार्यालय में सुरुचि प्रकाशन है, वहाँ मिलेगी। एकात्म मानव दर्शन, दीनदयाल उपाध्याय की लिखी पुस्तक है, वो मिलेगी। उसमें आपको बेसिक और अप्लाइड दोनों प्रकार की बातें मिलेगी। लेकिन वो भी आज उसमें से कुछ बदलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखकर उसको पढ़िए तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है, इस पर 3 दिन व्याख्यान हो सकता है। एकदम धन्यवाद। आई थिंक हम लोग एक क्वेश्चन पीछे से भी लेंगे, वहां पे एक माइक थोड़ा आप दे दीजिए, वो जो सज्जन खड़े हैं। आई थिंक हर ब्लॉक से एक एक सवाल ले पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समय का भी ध्यान रखना है। माइक थोड़ा आप वहां दे दीजिए पीछे। ये बीच में से आप ये तन में आप बीच से जाके दीजिए। नहीं, उनको वो दीजिए, पीछे वो जो खड़े हैं, जिनके हाथ में कागज है, जिनके हाथ में कागज है उनको दे दीजिए। प्लीज क्वेश्चंस को अपना शॉर्ट रखें। थोड़ा जोर से पूछिए। हाँ हाँ जी बोलिए। पूजनीय सर संचालक जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत राय है और मैं बालकाल से स्वयंसेवक हूँ। कल के उत्सव में भी मैं था वहाँ पे प्रबंधक में। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, अनुरोध है आपसे कि राष्ट्र सर्वोपरि या धर्म, धर्म राष्ट्र और राष्ट्र धर्म क्या है? धन्यवाद। तो क्वेश्चन ही हो गया। अपना राष्ट्र और धर्म ये 2 बातें नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र या धर्म ये सवाल नहीं। हमारा भारत धर्मप्राण राष्ट्र है, लेकिन इस धर्म को आप रिलीजन मत कहिए, दैट इज रॉन्ग ट्रांसलेशन। धर्म की लोकों में जो व्याख्या होती है वो आपको पता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भारत की लगभग सभी भाषाओं में इस अर्थ की उक्ति धर्म के बारे में है। और परंपरागत जो व्याख्या है, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, समाज जिसके चलते स्थिर होता है, एक होता है और उन्नत होता है, ऐसी समाज की धारणा करने वाला तत्व धर्म है। व्यक्ति, अब कल के कार्यक्रम में आप थे तो उसमें गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बोली थी बात, व्यक्ति, समाज, सृष्टि और परमात्मा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों की अपनी अपनी सत्ता होती है। इसमें संतुलन बिठा के उसके आधार पर समाज को जोड़ के उन्नत करने वाला जो भी तत्व है वो धर्म है। इसलिए भारत के सभी पंथ संप्रदाय अपने आप को धर्म कहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा सबकी अलग है, भगवान का रूप अलग अलग माना है, ग्रंथ, गुरु सब अलग है, लेकिन सब ने इसके लिए बताया जो कुछ बताया, तो वो धर्म है। वो धर्म सारी दुनिया को भी चाहिए, क्योंकि वो अपना खोजा हुआ धर्म नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ वो नियम अस्तित्व में है, उसको हमारे लोगों ने पहचाना और आचरण में लाकर दिखाया। तो दुनिया को समय समय पर ये बैलेंस देना, समय समय पर, दूसरी भी व्याख्या है, अभ्युदय और निश्रेयस, यह लोक में वैभव परलोक में वैभव देने वाला धर्म है। ये सब देना, ये भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, और इसलिए भारत और धर्म अलग नहीं हो सकता।
भारत का शासन धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, धर्म यानी पंथ निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं होता, क्योंकि आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है, ये भी धर्म है स्वभाव, और कर्तव्य भी धर्म है। तो धर्म से निरपेक्ष नहीं होते, पंथ निरपेक्ष शासन होता है और होना ही चाहिए। तो अपनी व्यवस्था भी वैसी है आज की, इसलिए धर्म से हम राष्ट्र को अलग नहीं मानते। दोनों की उन्नति होगी, एक दूसरे की होगी तभी एक दूसरे की होगी, ऐसा है। हाँ, इस ब्लॉक से और एक सवाल। धन्यवाद। आपका जो अध्यात्म समझ के तो मुझे लगा कि वैसे मैं डॉक्टर राजीव कुमार जैन हूँ और चिकित्सा क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। मेरा प्रश्न है, महावीर कौन है जो क्या वो है जो हिंसा में विश्वास करता है और हिंसा का प्रैक्टिस करता है, या वो है जो हिंसा का सामना करने के लिए बहुत काबिल और सक्षम होता है? आपका विचार स्वयंसेवक संघ की तरफ से क्या होगा? थैंक यू। हिंसा एक इशू है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया कि 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक आप कर रहे हैं, अभी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं ना, बहुत जीव जंतु की हानि हो रही उसके कारण। मैं बोल रहा हूं, कितने जीव जंतु मरते होंगे पता नहीं, अभी हम जाएंगे, इसमें कितने सूक्ष्म जीव होंगे, हम रोन देंगे उनको। ये सब होते रहता है और हम टाल नहीं सकते। जितना समझ में आता है उतना टालना, यह अहिंसा है। दूसरा होता है कि एक शेर मुझ पर चढ़ के आया, अब मैं मरूं कि जिंदा रहूं, तो मुझे उसको मारना पड़ेगा। मैं सेना में भर्ती हुआ, सोल्जर होके फ्रंट पर गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, अब मैं गोली चलाऊं कि नहीं चलाऊं? ये कर्तव्य, कभी कभी हिंसा गुंडागर्दी का बंदोबस्त करने के लिए, आक्रमण का बंदोबस्त करने के लिए, स्वयं और अपने लोग इनकी प्राण रक्षा, धन रक्षा करने के लिए करनी पड़ती है। वो कम से कम हो ऐसे नीति पर चलना, लेकिन जब तक दुनिया में 10% दुष्ट है तब तक ये चलते रहेगा। उसमें प्रभाव चाहिए, यानी बल चाहिए। अहिंसा दुर्बलों का काम नहीं है, दुर्बलों की अहिंसा मजबूरी होती है। जो हिंसा कर सकता है लेकिन नहीं करता, क्षमा वीरस्य भूषणम। बाहुबली ने भरत को उठाया परास्त करने के लिए, जो जीतेगा उसको राज्य मिलने वाला था। दोनों भाई थे, सब शस्त्रों से लड़ाई हुई, अंत में मल्ल युद्ध हुआ। अब भरत को उठाकर पटकेंगे तो उनके मन में विचार आया कि ये सब किस लिए कर रहा हूं मैं, ये राज्य वगैरह में क्या रखा है, साथ में क्या ले जाने वाला। धीरे से उन्होंने भरत को रख दिया, कहा कि तुम राज्य करो सुख से, मेरा आशीर्वाद है, मैं चला। ये अहिंसा है। तो मनुष्य सब सामर्थ्य रखता है, लेकिन अपने तरफ से कभी भी किसी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाता, वो अहिंसक है। और ये सब बल होते हुए भी ये जो कर सकता है वो महावीर है। सरदाना। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सरदाना है। मैं संघ से प्रेरित स्कूल से ही पढ़ करके काफ़ी बड़ा हूँ, सरस्वती बाल मंदिर। जो संस्कार हम लोगों को वहाँ पर मिलते थे उसका आज भी हमारे अंदर वैल्यूज़ है। तो मेरे 2 सुझाव हैं सर इसमें, कि क्यों ना हम ये जो संघ के विचार हैं ये अपनी शिक्षा प्रणाली में ही डाल दें, ताकि आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं बट 60-70 लाख लोगों तक पहुँचे हैं, बट अगर हम इसको अपनी एजुकेशन सिस्टम में डाल दें तो मतलब देश में बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगा, और उस समय अगर पहुंचेगा तो वो बड़ा होकर के भी एक संस्कारी इंसान बनेगा। और दूसरा मेरा एक प्रश्न सर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम लोग जैसे इंडस्ट्री में हैं, हम लोग यहाँ प्लांट भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि फाइनली जो सस्ता माल है वो चाइना से आते रहता है यहाँ पर। तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं सर, कैसे चाइना के प्रॉब्लम को डील किया जाए इंडस्ट्री में? बिकॉज आई थिंक सब लोग यहाँ पर त्रस्त हैं उससे। धन्यवाद। ऐसा है, तो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है उसमें संस्कारों की बात आ रही है, लेकिन पाठ्यक्रम में संस्कार होने से नहीं होता है। जो हमने पुस्तक में पढ़ा है वो दुनिया में चलता है, ये दिखना चाहिए। वो वहां पढ़ता है सत्यम वद धर्मम चर, घर में जाता है, पिताजी कहते वो बाहर आए हैं ना, उनको बताना मैं घर में नहीं हूं, तो सत्य का संस्कार कैसे होगा? 12 साल तक बच्चा अपने घर के वातावरण से माँ बाप को देखता है, बड़ों को देखता है, उनके व्यवहार से जीवन की दिशा ले लेता है, वो नहीं बदलती बाद में। उसका एक्सपोजर कहीं भी हो जाए वो उधर नहीं, ये इसी बेस पर चलेगा। तो घर में भी कर्तव्य है ना, ये संघ के विचार थोड़ी है, मैंने आपको जो बताया है वो अपने परंपरा से चलते आए हुए विचार है। मैंने बताया ना, संघ में विचार नया नहीं है, भारत का चलता आया हुआ विचार ही संघ ने, क्योंकि संघ भारत के लिए है, लिया है। तो ये हम सबके पास है ये विचार, हमारे सबके धर्म ग्रंथों में ये विचार है, जैनों में है, बौद्धों में है, सिखों में है, सनातनियों में है, आर्य समाजियों में है, शैवों में, वैष्णव, सबके पास ये संस्कार विचार धन के नाते है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बताए और वैसा चले। ऐसे ही पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाले शिक्षक, उनका जीवन वैसा होना चाहिए, क्योंकि आदमी सुनकर या पढ़कर नहीं सीखता, देखकर सीखता है। और समाज में जो समझदार लोग हैं उनका रोल मॉडल वैसा होना है। तो ये 3 बातें साथ चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, तो उत्तर तो मैंने दिया है, भरपूर उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस करके। और हमारे यहां उत्पादन करने वालों को शासन व्यवस्था से सब प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसमें एक ही बात आती है, इंटरनेशनल ट्रेड है आजकल, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते, ये करो वो करो, इस पर एक्साइज लगाओ, इस पर एक्साइज हटाओ, कंपटीशन है। तो पहले जैसा क्लोज नहीं है, इसलिए कुछ हमको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा, परंतु उसमें से रास्ता निकालते हुए जितना प्रोत्साहन अपने यहाँ के उत्पादनकर्ताओं को, उद्यमियों को मिले उतना देना चाहिए। उसके आधार पर अपने माल की खपत बढ़ेगी। बाकी हम, ये भी चल रहा है लेकिन बीच में, बाकी हम स्वदेशी का भाव जगाएंगे तो चाइना की समस्या का आधा उपाय हो जाएगा। क्योंकि हमने बीच में अभियान लिया था तो पटाखे और सीरीज वगैरह जो बातें हैं वो लोगों ने खरीदना अभी भी छोड़ दी है। तो और कई उत्पादन के क्षेत्रों में अपने उद्यमी चाइना के आगे निकल जा रहे हैं। उसका आधार है हमारा देश, हम अपने देश का माल उपयोग करेंगे, तो ये भी बढ़ाना चाहिए। तो ये बातें हो जाएगी तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि चीन अभी खड़ा तो है, अंदर अंदर लड़खड़ा रहा है। धन्यवाद सर। सर सवाल तो बहुत हैं, आप देख ही रहे हैं कितने सारे हाथ खड़े हुए हैं। चलो, और हमारे पास भी खड़ी हो गई। अच्छा, वो मैडम को, शाखा संबंध है। बताओ मैडम को दे दीजिए कुछ। उनका होना चाहिए। सर सवाल तो हर तरह के आए थे। किसी ने पूछा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? हाँ, मैं मिलूंगा तब बताऊंगा। बिना मिले कैसे रहा? धन्यवाद। पूजनीय परम श्रद्धेय भागवत जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें इकोनॉमी में क्या सामंजस्य होना चाहिए, इस दिशा में आपका क्या मार्गदर्शन है और किस तरीके से जो है हिली रीजन में भी हम लोग इसमें अपना सामंजस्य बिठाकर इसमें ग्रो करें। धन्यवाद। देखो, अपने देश में कृषि को बेस बनाकर उद्योग
और व्यापार दोनों का विचार होना चाहिए। छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, ये मध्यम उद्योजक, इंडस्ट्रीज, छोटे और मध्यम, इनके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फीडिंग देने वाले अंसिलियरी कहते हैं, ऐसे तो ये सबका नाता होना चाहिए ऊपर तक। तो वो हमारा बड़ा व्यापार चलेगा, उसका पोषण इनको मिलेगा, ये अपना उत्पादन करेंगे, उसका फायदा बड़े व्यापार को होगा। ऐसा एक लाइफ रिलेशन इन सब में होना चाहिए, ऐसी रचना होनी चाहिए। तो उससे और सबका ठीक चलेगा और स्पीड बढ़ेगी। सर आखिर में आप समिंग अप करना चाहेंगे या एक दो सवाल और हम लोग? 5 मिनट आप दो एक छोटा सा सवाल है सर। आदरणीय सर संचालक जी, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बेस बताया शाखा, और शाखा जो है, मैं पिछले 75 साल से आप पूछ लीजिए संघ का जल्दी। संचालक हूं। हाँ हाँ, जल्दी पूछ लीजिए। अब शाखाएं शिथिल होती जा रही हैं, उसके सशक्तिकरण के लिए मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं, मुझे आप अपना समय दीजिए, उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस में हम लोग कुछ सवाल सुझाव दूंगा। पसंद करेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बाद में दूंगा, समय कम है जी। हाँ, क्या है, अब आयु के साथ शरीर शिथिल होता है, तो बड़े आयु के लोगों की शाखा थोड़ी शिथिल है। लेकिन दिल्ली की शाखाओं में मैं स्वयं 2 महीना पहले ही गया हूं, तो इतनी विद्यार्थी शाखाओं में इतनी चुस्त विद्यार्थी है और इतना कर, तो यानी उनके प्रश्नों से तो मैं अवाक हो गया। आप बैठिए ना, बैठिए, मैं अवाक हो गया, इतना उनमें स्फूर्ति है और व्यवस्थित शाखा अपनी मेंटेन करते हैं। बात यह है कि पहले बड़े मैदान थे, अब मैदान भी छोटे हो गए, तो शाखाएं छोटे साइज में अलग अलग मैदानों पर लगती है। पहले शाम को सुबह 2 ही समय थे, अभी 5 समय की शाखाएं हैं। तो सब आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप ये देखिए कि जीवन देकर प्रचारक बनने वाले प्रतिवर्ष 550 लोग निकलते हैं। एक प्रचारक निकलने के लिए 10,000 लोगों पर प्रयास करना पड़ता है। तो 550 अभी भी निकल रहे, वो सब यंग है, पढ़ाई पूरी करके निकल जाते हैं। तो ये नीचे से चलते आ रहा है, इसीलिए वो हो रहा है जी। तो आप समझते वैसी शाखा शिथिल नहीं हो रही, स्वयंसेवकों की क्रियाकलाप बहुत बढ़ गए, वो ज़्यादा दिखते हैं। शाखाएं मैदान छोटे होने से उनका साइज छोटा करना पड़ा है। और आज भी आप टाउन्स में चले जाओ या देहातों में चले जाओ, तो वहाँ आपको आपके ज़माने में आपने जैसे देखी थी वैसी शाखा मिलेगी। जी हाँ, मेरा तो रहता ही है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अगला सवाल। धन्यवाद जी। माननीय मोहन भागवत जी, नमस्कार। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं 1973 से लेकर 1979 तक एक बहुत ही एक्टिव संघ सेवक रहा हूँ दिल्ली में। हाँ जी, सवाल आप अपना पूछ लीजिए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आपने एक बहुत अच्छा फंडा दिया कि प्रोडक्शन बाय मासेस इस देश को और महान बनाएगा। हमारा भारतवर्ष पहले ही एक महान देश है, जिसको और महानता की ओर ले जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2-3 ऐसे विचार दीजिए जिसपे हम सब मिलकर काम कर सकें और इस देश को पूरे विश्व का एक सर्वोपरि देश बना सकें, नंबर 1 देश बना सकें। ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट। आई वॉन्ट दिस कंट्री शुड बी ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। थैंक यू। देखिए, अभी तक के सारे विचार ऐसे ही रहे हैं। हाँ, वो नहीं 2-3 ने मैं 7-8 फंडा बता दिए आपको। लेकिन आपका नेटवर्किंग रखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक उपाय है ना उसका। तो इसमें हम कुल मिलाकर भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कैसे मददरूप हो सकते हैं, तो ऐसा करना। और आपको भी छोटे छोटे गुटों में बैठते रहना है बार बार। तो कई प्रकार का एक्सचेंज आप करेंगे, हमारे जैसे लोग तो अनभिज्ञ हैं आपके क्षेत्र से, आप उसमें हो। आप लोग एक 12-15 ऐसे बैठते रहोगे और वो सारा इनपुट ऐसे मीटिंग्स में आते रहेगा, तो उससे आपको आइडियाज मिलेगी, उससे कुछ एक वर्किंग एपरेटस भी तैयार हो सकता है और सब मिलके भारतीय व्यापारियों को उत्कृष्ट बना सकते हैं, नंबर 1 बना सकते हैं। जी, कंक्लूजन के लिए आप कुछ? नहीं, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, और एक सवाल, माइक उधर दे दीजिए।
आखिरी हो फिर बैठ जाएगी। हाँ जी, बस वो आखिरी सवाल है। आखिरी जी नमस्कार, मेरा नाम जगजीत सिंह कोचर है और मैं पंजाब से आता हूँ। दो छोटे छोटे से एक विचार जो दिल में है। मैं इनोवेशन डोमेन में काम करता हूँ, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर। जो अभी आपने अपनेपन का जो हमारा एक बेसिक मूल आधार है, वो हमें अपने प्रशासनिक जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंडिया का इनोवेशन समझ में नहीं आता है, लेकिन वही इनोवेशन अगर मैं अमेरिका से बुलवाऊं तो उनको जल्दी समझ में आता है। तो ऐसा क्या एक वैचारिक परिवर्तन आए जिसमें कि खासकर ब्यूरोक्रेसी इस बात के लिए तैयार हो कि जो यहाँ का इनोवेशन है उसमें उनका अपनापन नजर आया अडॉप्ट करने के लिए। मेरा पहला सुझाव ये था। दूसरा ये है कि हमने कल्पना की स्मार्ट सिटीज़ की पिछले दौर में। मुझे लग रहा है कि जो अभी आपने कहा कि मास प्रोडक्शन होनी चाहिए बाय मासेस, वो तभी हो पाएगी जब हम स्मार्ट विलेजेस की बात करेंगे। तो ये एक जो विचारधारा में चेंज फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू स्मार्ट विलेजेस, ये दो बातें मेरे दिमाग में थी। मैंने दोनों में मैं सहमत हूं आपसे। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठिए ना, बनाई अंग्रेजों ने, वो प्रजा चलाने के लिए बनाई, प्रजा का पालन करने के लिए नहीं, रेवेन्यू के लिए बनाई। तो उनका ट्रेनिंग वैसा है, वो ट्रेनिंग अभी बदला नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता है। नए पीढ़ी के जो लोग ब्यूरोक्रेट्स बने और है, उनमें स्पिरिट है। उनमें से कई लोग इन बातों को समझ के अपने कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, परंतु ट्रेनिंग में आ जाए तो कई इनसाइट्स उनको अधिक मिलेगी, तो ये जनता की नौकरशाही हो जाएगी। अभी सत्ता की नौकरशाही है, काम तो सत्ता के तहत, सत्ता ने बताया हुआ ही करना है उनको, वो डिसिप्लिन है उनका, परंतु सत्ता भी और नौकरशाही भी प्रजा उन्मुख होनी चाहिए। स्वतंत्र देश में वो एक रिफॉर्म करना रह गया है और उसको हाथ सबसे आखिरी लगेगा, क्योंकि जो कुछ करना है सत्ताधारियों को उनके जरिए ही करना पड़ता है, इसलिए उनको हाथ सबसे आखिरी लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लगना चाहिए और सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, विलेज स्पिरिट से विलेज रहे, लेकिन उसमें सारी सुविधाएं हो शहर की और वो स्मार्ट विलेज बने, तो वहाँ उद्योग भी वहाँ चल सकते हैं। कैसे हो सकता है? चित्रकूट में इसका मॉडल है। बड़े उद्योगों का तो नहीं हो सका, क्योंकि वो बिना सरकारी पैसे से नानाजी देशमुख ने किया हुआ कार्य है। 500 विलेजेस में रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाता, कोर्ट कचहरी के लिए कोई बाहर नहीं जाता है, सब लोग साक्षर है, सब लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा है, ये सारी सुविधाएं हैं। एक छोटा मॉडल है, उससे भी अच्छा मॉडल होना चाहिए, लेकिन स्वयंसेवी संगठन जो कर सकता है वो वहाँ करके दिखाया है। कभी आप देखाइए तो आपको ध्यान में आएगी बात। ठीक है, हाँ देखिए, ये अपना 2-3 घंटा चल सकता है इंटरेक्शन, लेकिन आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इसलिए एक बात बताता हूँ, प्रश्न बहुत है और उत्तर मैं देता रहूं तो नए प्रश्न भी आएंगे, जैसे जैसे चलते नए प्रश्न होते हैं। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि संघ नाम की वस्तु को आप समझ लीजिए, तो आपको बाकी सारी बातें, प्रश्नों के उत्तर भी यथावकाश मिल जाएंगे। नए प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर भी यथावकाश मिलते रहेंगे। तो वो समझना है तो संघ में आकर देखो। संघ में आने जाने पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, मन मर्जी का मामला है। फॉर्मल स्वयंसेवक बनना ये कोई फॉर्मल थिंग नहीं है। आप संघ में शाखा में जाकर देख सकते हो, कार्यकर्ताओं को देख सकते हो, उनके परिवारों को देख सकते हो, कैंप स्वयं हमारे लगते हो उसमें जा सकते हो, और साल 2 साल संघ का अनुभव लेने के बाद अगर आपके मन में नहीं आई बात तो आप बाजू भी हो सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया आपको वो वैसा का वैसा आपको वहाँ अनुभव होगा, और वो अनुभव आप लीजिए तो आप इस प्रकार सोचने लगेंगे, इस प्रकार सोचने लगेंगे तो इस प्रकार के उत्तर आपको मिलेंगे, और इस प्रकार सोच को जमीन पर उतार कर देखेंगे तो उसकी सार्थकता भी आपको मिल जाएगी। तो कृपया अधिक परिचय बढ़ाइए
और वो तो आप यथावकाश करिए, लेकिन धर्मस्य मूलम अर्थम, ऐसा है। अर्थ जगत को चलाने वाले आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों को जो मैंने कहा कि भगवान का बनाया सब है, हम लोग ट्रस्टी है, दोनों हाथों से हमको कमाना है, 1000 हाथों से बांटना है, इस स्वभाव को है आपका, क्योंकि परंपरा से आप भारत में हैं। तो भारत का व्यापारी इस मामले में, भारत का उद्योजक इस मामले में सबसे अलग है। ये तो हम भी देखते हैं और सबको अनुभव भी होता है। तो ये नई पीढ़ी को भी आप दीजिए। अनेक कारणों से इन बातों का स्पर्श उनको नहीं है, तो उनको दीजिए। और डायरेक्टली गिविंग बैक एक्टिविटीज में हमारी नई पीढ़ी भी सक्रिय हो रही है। देखिए, जो हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपने देश के लिए पैसा कमाने वाले लोग इस देश को समझते और इस देश के साथ ऐसे अपनत्व से एकात्म होने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि वो अर्थ को चलाते हैं, धर्म अपने आप स्थिर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।